नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज चर्चा परिसीमन पर करेंगे, यानी कि डीलिमिटेशन। परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्ण निर्धारण पर उठ रहा विवाद। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर सीटों की सीमाएं बदलना संवैधानिक प्रक्रिया है, ताकि हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन प्रस्तावित परिसीमन को लेकर देश में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस भी छिड़ गई है। तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु ने आशंका जताई है कि अगर सीटों का निर्धारण पूरी तरह जनसंख्या पर आधारित हुआ तो उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर परिसीमन के समर्थकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में एक सांसद जितनी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो सीमा से कई अधिक है, इसलिए संशोधन अनिवार्य है। आज की हमारी बहस इसी महत्वपूर्ण सवाल पर है। क्या नया परिसीमन लोकतांत्रिक संतुलन को मजबूत करेगा या क्षेत्रीय असंतुलन की चिंता वाजिब है? अब सवाल उठना तो लाजमी है। जिस तरह से परिसीमन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। यहां तक कि लोगों को ढंग से ये भी नहीं पता कि डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होता क्या है। और इसे लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, हालांकि इसमें यह भी पक्ष रखा जाता है कि जिस राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा परिसीमन का, और जहां पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है यानी कहीं ना कहीं उन्हें इन सब का फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे की चर्चा इन तमाम पहलुओं पर करेंगे कि आखिर इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या कुछ है परिसीमन। लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है परिसीमन का। तो चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी होता है। हर राज्य में समय के साथ जनसंख्या में बदलाव होते हैं। ऐसे में बदलाव जो होते हैं तो बढ़ती जनसंख्या के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण होता है। तो जिस तरह से बात की जाए, तीन मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। इससे अब अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाती हूं कि बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से विभाजन हो सके, यह भी परिसीमन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। हालांकि राजनीतिक दल मुद्दा उठाते रहते हैं, लोगों के बारे में बातें करते रहते हैं कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो अब अगली ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाती हूं कि बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से विभाजन हो सके, यह भी परिसीमन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य भी यह है कि हर वर्ग के नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले। तो जिस तरह से राजनीतिक दल जो है वो लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। तीसरे ग्राफिक्स के जरिए समझिए, चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है। जब भी परिसीमन किया जाता है तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण करना होता है। तो अगर परिसीमन लागू होता है या परिसीमन के बारे में जो चर्चा हो रही है तो उसके उद्देश्य क्या है, यह आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझ आ गया होगा। लेकिन हम आपको आगे भी बताएंगे कि आखिर यह परिसीमन इतना जरूरी क्यों है, आखिर क्यों जिनको फायदा भी है वो राज्य भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आखिर परेशानी कहां है। हालांकि इस तरह की विवाद भी बार बार उठते रहे हैं। दक्षिण भारत में कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, कहीं ना कहीं अगर परिसीमन लागू होता है तो क्या इसका जो नुकसान है वो उन्हें उठाना पड़ेगा। क्या ये एक दंड उन्हें दिया जाएगा अच्छे कामों के लिए। वहीं अगर उत्तर की बात की जाए तो जिस तरह से पता है कि जनसंख्या
बढ़ ही रही है वहां पे, तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर के लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन आखिर असल में परिसीमन क्या है, आज के डिबेट में इस पर चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं को, तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे परिसीमन पर। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुवा के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह जी। रुद्र प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो यही बताइए, जिस तरह से परिसीमन के बारे में हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, आखिर ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, आप जरा अपने शब्दों में समझाइए। देखिए, परिसीमन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो लोकतंत्र है उसको अस्थायी रूप से बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। कारण क्या है कि लोकतंत्र कैसे बनता है, लोगों से, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों से और उसके बाद सरकार से। यही लोकतंत्र का एक तरीका होता है। तो जनता तो है, अब उसके चुने हुए जो प्रतिनिधि नहीं अगर होंगे तो सरकार का चुनाव कैसे हो पाएगा। तो ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके बीच के जो हिस्से है को डिस्टर्ब कर दिया गया। कारण क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो कैसे निर्धारित होगी उसको संविधान में बताया गया है कि जब जब जनगणना होगी तो जनगणना के आंकड़े आने के बाद सीटों का परिसीमन होगा और उसी आंकड़ों के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। तो उस प्रक्रिया को अगर हम रोक देते हैं तो ये जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। कारण क्या है कि जो आखिरी बार अपने देश में परिसीमन लागू हुआ है वो 1972 में हुआ और उसका जो आधार था 1971 की जनगणना थी। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 54 करोड़ के आसपास थी, जिसके हिसाब से 543 सांसदों की संख्या निर्धारित की गई। आज वो जनसंख्या बढ़कर के 145 करोड़ हो गई है और हम आज भी उसी आंकड़े का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सोचिए कि हम कितने पीछे हैं। अगर हम बिल्कुल रुद्र जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सुधीर ओझा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ एडवोकेट, और प्रिया सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वीआईपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आलोक जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, परिसीमन लागू होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए सभा जी, आपने जो ये पैनल सेलेक्ट किया है जी, उसमें मेरे छोटे भाई रुद्र प्रताप जी ने पूरा शोध किया है इस विषय पे। मैंने इनकी 1-2 पॉडकास्ट सुनी है जिसमें इन्होंने सूक्ष्मता से, गहराई से इस सारे परिसीमन का व्याख्या की है। हम लोग उतने गहन, हो सकता है प्रोफेसर ओझा उतने गहन स्टडी किए हों, या बहुत दिनों के बाद प्रिया जी दिखाई दे रही है, इनका स्वागत करता हूं, कि उतना गहन स्टडी जितना रुद्र प्रताप जी ने किया है उतना मैंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, परिसीमन क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों है, इस बात को तो मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। बिल्कुल। तो आलोक जी, आपको क्या लगता है, पक्ष में है आप? आपकी पार्टी पक्ष में है? 110% ये इस पक्ष में है। परिसीमन समय समय पर ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है और रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत समानता से सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके उसकी भी एक कवायद है। और क्षेत्रीय, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सीट आरक्षित है, मान लीजिए वो एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो 1970 में आरक्षित हुआ, वो अभी तक आरक्षित है, उसका भी फेरबदल होना चाहिए। आरक्षण उन लोगों को मिलता है जिनके लिए सीट आरक्षित है, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आरक्षित होता है, तो उसकी भी फेरबदल होनी चाहिए। तो इस सब तरीके से इसका मूल्यांकन करके अब 54-55 करोड़ से हम 150 आपके पास लौटेंगे। प्रिया जी का रुख करना चाहूंगी। प्रिया जी, आप लोग परिसीमन के पक्ष में हैं या नहीं? क्या लगता है, परिसीमन लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि आज जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं
जो लगातार अभी जैसा कि मैं देखते आ रही हूँ, बहुत सारी डिबेट्स में मैंने देखा कि जिस तरीके से साउथ वालों को बहुत दिक्कत हो रही है कि अगर ये लागू होता है तो उनकी जो लोकसभा में है भागीदारी कम हो जाएगी, उनका जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, वो कम हो जाएगा, जो कि जी। उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। और अगर ये लागू नहीं होता है तो जो बड़े पॉपुलेटेड जो क्षेत्र हैं, उन लोगों को इसका खामियां भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को ये जरूर लागू करना चाहिए। और जैसा कि साउथ वालों को डर बैठा हुआ है कि अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक पकड़ है लोकसभा में वो कम हो जाएगा, सीटें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक भागीदारी है, राजनीतिक पकड़ है, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज लगातार बना रहा तो इसके वजह से जो बड़े क्षेत्र हैं इसका खामियाजा भुगतेंगे, और ये जरूर होना चाहिए। और जी ठीक है प्रिया जी, फिर आपके पास लौटेंगे। सुधीर जी का रुख करना चाहूंगी। सुधीर जी, जी परिसीमन लागू होने से फायदा और नुकसान क्या होगा, जनता को इससे कैसे फायदा होगा? क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक क्लियर पता भी नहीं है कि आखिर परिसीमन होता क्या है। ये बात आपका कहना सही है। आलोक जी, आम आपके जनता पास को लौटेंगे। सुधीर परिसीमन जी के से बारे में सवाल किया है मैंने। जी, हाँ, वो जी, मुझे सुधीर। मालूम है, आपने सुबीर जी से किया है। जी देखिए, परिसीमन तो बहुत ही जरूरी है। क्या है कि परिसीमन हो जाने के बाद एक विधायक और एक एमपी का जो क्षेत्र होता है, जो 10 लाख 14 लाख 15 लाख पर है, तो जब बढ़ेगा तो काम करने का क्षमता भी, अब 2 आएंगे वहां तो काम करने का क्षमता बढ़ेगा। दूसरी बात की जो कहा गया कि नागरिक को जनसंख्या के आधार पर जो उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी जरूरी है ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इसके लिए बहुत सा बात कहा गया कि जो साउथ के लोग हैं जो डरे हुए हैं, तो चूंकि उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात आई तो हमने कर लिया, लेकिन अन्य जगह लोग नहीं कर पाए और आज हमारी संख्या घट जाएगी, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि, लेकिन प्रश्न उठता है कि जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं या जो स्टेट हैं जिनको लाभ मिलना, कोई नेता पक्ष या विपक्ष एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनको लाभ मिलना है वो डर क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अभी आपको 33% महिला का आरक्षण की भी बात जो पास हो गया, उसका परिसीमन का है, इसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का है। तो बिना परिसीमन का संख्या पर बढ़ेगा कैसे? इस पर मार्च तक समाप्ति का तिथि घोषित है। 1972 में के बाद अभी तक परिसीमन हुआ नहीं। ठीक कहे हैं हमारे जो रुद्र बाबू हैं कि 135 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया है, पहले 72 में 54 करोड़ था। तो इतने दिनों के बाद इसको रोके रहना कोई तुक नहीं लग रहा। आखिर ये लोग चाहते क्या है, इन लोग की नुकसान क्या है? मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी न बढ़ जाए इधर, उसका डर। उसके बाद एनडीए को लगता है कि साउथ के लोग वहां इनको सरकार में सत्ता में आने की हड़बड़ाहट है, वो नाखुश न हो जाए। इससे संविधान को आप फर्जी नहीं उड़ा सकते। संविधान में जो प्रावधान है उसको तो करना पड़ेगा आपको, और नेताओं को आवाज उठानी चाहिए था। नागरिक को पता नहीं कि परिसीमन क्या है, किसी नागरिक को, जनता को पता नहीं है कि परिसीमन में क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। उसको जागरूकता करना जरूरी है। तो न विपक्ष बोल रहा है न सत्ता पक्ष बोल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी ठीक है सुधीर जी, फिर आपके पास लौटूंगी। रुद्र जी का रुख करना चाहूंगी। रुद्र जी, जिस तरह से परिसीमन की बातें हो रही है, तो अगर ये लागू होता है तो जो भी गठित किया जाएगा इसको, टीम को, तो वो निष्पक्ष होगा या नहीं? सभा जी, परिसीमन आयोग बहुत निष्पक्ष आयोग होता है। कारण क्या है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और केवल उस अपने आधार पर सीटों का अपना परिसीमन करके वो आयोग हमेशा के लिए भंग हो जाता है, वो आगे कार्य नहीं करता है। मैं एक और बात, आलोक जी की बात पे एक बात कहना चाहूँगा। आलोक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सीटें रिजर्व हैं, परिसीमन न होने से वही सीटें सिर्फ रिजर्व हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि हर 10 साल बाद, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दलित और SC ST उसी सीट पे होते हैं, और भी जगह पर वो हो सकते हैं, तो उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। जो ये 50 साल से लगी रोक है, तो जो सीट उस समय रिजर्व थी दलितों के लिए, SC ST के लिए, आज भी वही रिजर्व है, बाकी सभी खुली हुई हैं। जो ये 10 साल के बाद, जो जनगणना के बाद परिसीमन की व्यवस्था इसीलिए करी गई थी कि ये हर साल मोमेंट बदलेगा। तो जो सीटें जनरल के लिए होती वो दलित के लिए हो जाती, तो वहां पर भी दलितों को फायदा होता, प्लस सीटें उनकी बढ़ती। तो ये इसलिए पूरी प्रक्रिया
को बनाया गया था कि कोई भी चीज को नियंत्रण में ना लाया जा सके, उसका राजनीतिक इस्तेमाल न किया जा सके कि आप क्षेत्रीय समीकरण बदल लीजिए, उसके आधार पर बदल लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, क्योंकि अगर परिसीमन लागू नहीं होता है तो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन लगाई गई है कि परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। और ये जो बार बार इस तथ्य को दिया गया है, मैंने क्या कहा, इसको एक भ्रामक प्रचार के तहत फैलाया गया है कि साउथ को नुकसान हो रहा है। साउथ को नुकसान कैसे होगा जी? आज भी साउथ में कम संख्या पर एमपी हैं। अगर परिसीमन होता है तो परिसीमन आयोग इस बात की व्यवस्था कर सकता है कि उनके सांसदों की संख्या कम जनसंख्या पर कर दी जाएगी, अपने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा कर करी जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात। आज एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर आप नोएडा और गाजियाबाद की सीट ले लेते हैं तो यहाँ 50 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद हो रहे हैं। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 35, 40 या 20-25 लाख पे हैं। तो यहाँ तो अभी भी यहाँ पर अंतर है, तो उसको तो बैठ के सुलझाया जा सकता है कि उसमें किस तरीके से उत्तर को नुकसान न हो या दक्षिण को नुकसान न हो। ये तो बातें बैठ के करी जा सकती है, लेकिन ये तब होगा जब मंशा होगी। आप उसको करने का जब प्रयास करेंगे तब उसके बीच में बैठ के समाधान निकाला जा सकता है कि किस तरह से उसको किया जाएगा, किस तरह से नहीं कराया जाएगा। क्या लग रहा है रुकावट कौन बन रहा है इसमें? देखिए, रुकावट वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि राजनीति स्वच्छ हो। आज तक के देखिए किसी भी चीज में मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के सिद्धांत के तहत आप देख लीजिए, किसी भी चीज को अगर रोक दिया जाएगा तो वो चीज में गंदगी फैलने लगती है। तो यही तरीके से राजनीति में हुआ। राजनीति में जो परिसीमन पर रोक लगी, राजनीति में सारी समस्याएं उसी समय से पैदा हो गई। कारण क्या है कि नए लोग नहीं आ रहे हैं, पुराने लोग वहीं के वहीं डटे हुए हैं और वो अपने मनमाने तरीके से राजनीति को चला रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, दक्षिण उत्तर की लड़ाई कितनी बात होती, सारे किसी से भी आप पूछिए तो ये सवाल तुरंत आ जाता है कि दक्षिण को नुकसान हो रहा है, उत्तर को फायदा होगा। भाई विधानसभा में क्यों क्या दिक्कत होती है? विधानसभा में भी तो परिसीमन लागू होता है। तो उत्तर के राज्य अपने विधानसभा में परिसीमन क्यों नहीं लागू करते हैं? अगर दक्षिण से उनको नुकसान का डर है तो अपने विधानसभा में लागू कर आपने बहुत अच्छी बात कही, तो वापस लौटेंगे आपके पास। आलोक चिपलिया जी, आप लोग पहली बार एक बात से इत्तेफाक तो रख रहे हैं, यहाँ तो आप लोग कह रहे हैं कि हाँ परिसीमन लागू होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रही वो चीज? आलोक जी से पहले सवाल लेते हैं, फिर प्रिया जी आपके पास लौटूंगी। आलोक जी एक बात बताइए, अभी जैसा रुद्र जी भी कह रहे थे कि जो बहुत दिनों से सत्ता में है उनको डर है कहीं ना कहीं परिसीमन को लेकर, इशारा कहीं आप लोगों की तरफ तो नहीं है? नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते क्या? डर किस बात का है? प्रहार तो रुद्र भाई सही माने में हम ही लोगों पर कर दिए हैं, लेकिन आरक्षण आएगा और प्रिया जी को उसमें टिकट मिलेगा, ये सांसद बनेंगी, ये मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि अब और रही बात जो ये परिसीमन का, तो मैं जहां तक मेरी जानकारी है सभा जी की, परिसीमन में जो लोग होते हैं मेंबर, वो मेंबर पार्लियामेंट भी होते हैं। जहां तक मुझे याद है वो सिर्फ अधिकारीगण नहीं होते हैं, उसमें मेंबर पार्लियामेंट भी होते हैं जो पुराने वरिष्ठ परिसीमन खत्म हो जाने के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जिस तरीके का, मान लीजिए एक जगह है वहां पर 28 लाख आदमी है, उस पर एक एमपी है, और एक दूसरी जगह है जहां पर 7 लाख आदमी है, उसी पर एक एमपी है। तो ये लॉपसाइडेड जो है उसको भी बैलेंस करना है। आरक्षण के बारे में सही कहा रुद्र भाई ने कि आरक्षण औरतों का तभी लागू होगा जब परिसीमन हो जाएगा। तो परिसीमन के बाद बहुत से लोग को फायदा होने वाला है, खासकर महिलाओं को। ये होना चाहिए, और बाय रोटेशन ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदलना चाहिए। बहुत सा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है जो मैं जानता हूँ सभा जी, यहाँ पर फिर आपके पास में बोलने तो दीजिए, एक सेकेंड लास्ट बोलने दीजिए। के तौर पे आप लोगों को नहीं लगता कि मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए? अगर परिसीमन के पक्ष में हैं आप, और जो लोग बहुत दिनों से सत्ता में बैठे हैं, देखिए उनको भी मजबूती नहीं मिलेगी, फिर उनके पास भी वो पावर नहीं रहेगा, पावर जो है वो बढ़ जाएगा। जी मैं आपको बता दूं, हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ी जाती है कि महिलाओं को ये नहीं मिला, महिलाओं को उनकी शक्ति का वो नहीं है। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? जब आप लोगों ने ये चीजें स्पष्ट कर दी है कि उनको आरक्षण मिलना है,
तो आप इस चीज को क्यों रख रहे हैं कि इस तरह परिसीमन होने के बाद ही होगा, और अगर वही जाना चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमें किसी भी चीज को, जिस प्रकार से अगर आपने देखा हो कि अभी विधानसभा इलेक्शन में 10,000 रुपए दिए गए थे महिलाओं को, तो क्यों दिए जा रहे हैं? प्रिया जी, महिलाओं पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं, हम परिसीमन पर बात कर रहे हैं। पहले आप इसको बता दीजिए, फिर वो भी सुन लेंगे कि परिसीमन लागू होना क्यों जरूरी है। महिलाओं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनकी चीजें कहीं वो तो समझ गए प्रिया जी, इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं ना कि क्यों जरूरी है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप ये बताइए कि एक विपक्ष के तौर पर आप लोग अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं कर रहे? जब परिसीमन इतना जरूरी है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं, और तो नहीं लगता विपक्ष के तौर पर आवाज उठानी चाहिए आप लोगों को? हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। चीजें अभी भी बातचीत चल रही है, हमारी कोर कम्युनिटी इन चीजों पे बात कर रही है, और परिसीमन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि महिलाओं को आगे आना है। आप फिर कहीं महिलाओं की बात क्यों कर रही है? महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं जब भी आगे आई है तभी चीजों में बदलाव हो, चाहे वो गृहस्थी के जीवन में हो या फिर सरकार की बात है। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, ये मैं बार बार कहूंगी, और महिलाओं को उनका आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए ये जितनी जल्दी से जल्दी हो परिसीमन लागू हो जाना चाहिए, ताकि ये चोचले आगे ना चले कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी, जैसा कि आलोक ने भी अभी कहना चाह रहे, प्रिया जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। प्रिया जी को विधायक बनना है, जैसा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, गुड विशेष दी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इशारा है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें लागू हो। जी, धन्यवाद। जी आलोक जी, देखिए, परिसीमन इतना लंबित हो गया है, अब वो निर्विवाद रूप से बगैर विलंब किए लागू होना चाहिए। बहुत सी चीजें उसके लिए रुकी पड़ी हैं। महिलाओं का आरक्षण रुका पड़ा है। जिम्मेदार कौन है फिर? जिम्मेदारी किसके ऊपर है, किसके कंधे पर है? अरे सभा जी, तभी तो हम लोग करने जा रहे हैं। तभी तो हम लोग ढंग से, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। अब तभी तो हम लोग करने जा रहे हैं। बात सुनूंगी आलोक जी, इससे पहले भी बात सुनी हूँ, सवाल तो पूछूंगी ना, जब क्लियर जवाब नहीं मिल पाएगा तो पूछिए ना। सभा जी, आपको सवाल पूछने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि हम उसको लागू करने जा रहे हैं, और अगले सत्र में आप देखिएगा लागू होने के बाद प्रिया जी आपको लोकसभा या विधानसभा में दिखाई देंगी। आप ये अलग बात है कि बीएचपी से नहीं, वीआईपी से नहीं लड़े, इधर आके लड़ ले, उधर से बेड़ा गर्क हो जाएगा। आलोक जी, लोग नहीं सपोर्ट करता है। आलोक जी, तैयारी क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि 3-4 महीने में तो ऐसे भी समय सीमा खत्म हो जाएगी। 3-4 सारी तैयारी हो रही है। तैयारी आप बता दीजिए आलोक जी, आप बता दीजिए तैयारी क्या है, क्योंकि नजर नहीं आ रहा है किसी को। देखिए, और लगातार रुद्र जी भी, सुधीर जी भी इस बात को रख रहे हैं हम सबके सामने। आप मेरी बात सुनिए सभा जी, परिसीमन के लिए बीएलओ का जरूरत नहीं होता है, वहाँ डोर टू डोर नहीं होता है चीजें। परिसीमन टेबल पर रख के तय की जाती है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। अब उसका अनाउंसमेंट होगा, आपको सब पता लग जाएगा। बिल्कुल, तो तैयारी तो होगा ना कुछ। बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है, एक्शन मोड में रहती है, तो तैयारी बता दीजिए क्या है। देखिए, हम लोग सीमा पर भी तैयार रहते हैं, हम लोग सीमा के अंदर भी तैयार रहते हैं। हम लोग ऐसे पहलवान हैं जिसको जिस अखाड़ा में उतार दीजिए उसी में हम लोग प्रवीणता हासिल किए हुए हैं। हम रुद्र जी, लगता है कि जो परेशानी थी जिस बात को लेकर, उसका हल तो मिल गया है। आपको लगता है कि तैयार है ये लोग, क्योंकि जिस तरह से आलोक जी दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए सभा जी, अगर कहा जाए तो आलोक जी आप कह रहे हैं वो अलग बात है। आलोक जी अपनी बात दिल से कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए अभी देश तैयार ही नहीं है। जिस चीज को देश जानता नहीं है, उस चीज को देश करने के लिए तैयार कैसे है? और आलोक जी भी इस बात जिस को मान लड़ाई रहे थे। की जिस परिस्थिति में परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, वो परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। अगर उस आधार पर हम बात करते हैं कि परिसीमन के जो रोक लगाने का आधार था, 1976 के बाद 2026 में तो और भी जटिल हो चुका है। तो अगर उसको लगाने की प्रक्रिया, जैसे मैंने क्या कहा कि उत्तर दक्षिण भारत के जो नेता हैं इसके विरोध में तो बोल रहे हैं,
उत्तर के लोग तो इस पे बोल ही नहीं रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम इस पे बात करने तो तैयार नहीं हैं, हम लोगों तक इस बात को ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि ये चीजें क्या हैं और कैसे होने वाली हैं, तो हम कैसे मान के चलते हैं कि तैयारी हैं। अब एक बात बताइए, आलोक जी से मेरा सवाल है कि क्या 1450 सांसदों की क्षमता है हमारे पास? अगर हम 29 में चुनाव कराएंगे परिसीमन के साथ, तो हमारे पास उस आंकड़े के हिसाब से 1450 सांसद होने चाहिए। तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? तो नहीं तैयार हैं। आलोक जी बताइए, जगह है उतनी? पार्लियामेंट बना रुद्र भाई, उसमें ये सब प्रोविजन लेके हम लोगों ने किया। यानी कितनी सीटें, कितनी सीटें हैं आलोक जी? अब देखिए, ये तो अभी तय होगा, मैं एग्जैक्ट सीट का नंबर कैसे दे दूं, लेकिन जो आलोक जी संख्या बल 1400 बढ़ेगी, सांसदों को बैठा लेंगे आप संसद के अंदर? इतनी जगह है? बैठा लेंगे। कैसे ऐसा बिठाएंगे वहाँ पर आलोक जी, प्रोविजन- बता दीजिए जरा। अब कैसे बिठाएंगे, आपको चल के दिखा देते हैं। क्षमता के बारे में बात की आप लोगों ने, और 1400 को बिठा लेंगे, कैसे संभव हो पाएगा ये? एक मिनट, आपको किसने कहा 750? ये नंबर आप कहाँ से ले आई? आलोक जी ये आप ही लोग 750 तो, अच्छा ठीक है आलोक जी, तो बता दीजिए आप, 1400 है यानी? अब हम ये फिगर नहीं बोल सकते हैं, ये फिगर तय करेगा परिसीमन कमेटी, लेकिन जो भी फिगर आएगा उसको हम लोग वहां बैठा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो वो अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है आलोक जी। जी सुधीर जी। जी, बहुत अच्छा। पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल किया गया, दोनों आदमी भाग रहे हैं। अभी प्रिया जी से सवाल किया गया कि विपक्ष के लोग क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल। उस विषय पर तो नहीं बोल पाई। आलोक जी से पूछा जा रहा है कि कब तक होगा, तो नहीं बता पा रहे ये हैं। तो कह रहे हैं कि संख्या बल समाधान कितना हो है? जाएगा, 1400 लोगों को जगह भी मिल जाएगी। सुधीर भाई साहब, देखिए, इतना अच्छा, इतनी अच्छी स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि हम इस चीज पे हम लोग विपक्ष दल है, और हम इस पर हमेशा अगर चीजें नहीं होती आगे तो हम इस पे काम करने का। ठीक है प्रिया जी, बोलने दीजिए, सुधीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रिया देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के। प्रिया जी, बुरा नहीं माना जाएगा, विपक्ष के समक्ष इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, और इस मुद्दा को विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है? विपक्ष के लिए इससे अच्छा मुद्दा नहीं है। झूठ मूठ के SIR फलना ठिकाने से मुद्दा उठाने के लिए है। अभी जो ये मुद्दा है परिसीमन का, परिसीमन आयोग अब तक नहीं बना, मार्च में उसका लास्ट समय है, निर्धारित है। आखिर विपक्ष को उठाने में दिक्कत क्या है? सत्ता पक्ष तो समझ रहा है कि नहीं उठा पा रही, क्षेत्रीय पार्टी बढ़ जाएगा, हमको साउथ में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन विपक्ष को क्या परेशानी है? विपक्ष को इस मुद्दा को आरे हाथ लेना चाहिए, लेकिन नहीं उठा पा रहा है। अब आलोक बाबू कह रहे हैं कि ये होगा, कब तक होगा? मार्च में समय सीमा समाप्त हो रहा है। रुद्र भाई ठीक कह रहे हैं कि अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, और 700-750 की जब बात करें नया संसद भवन का, यह बात अखबार में आई है, टीवी में आई है। 1400 की संख्या तो नहीं है, इसमें कहीं दुराई नहीं है। तो ये संख्या बल पहले तो सोच करके बनाना चाहिए था ना संसद भवन को। तो प्रक्रिया क्योंकि ना विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उस मुद्दे को अच्छे से नहीं उठा रहा परिसीमन का, और बीजेपी प्रवक्ता को तो आप सुन ही चुके। सब कुछ हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन सब हो जाएगा। देखिए सभा जी, इसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजनीतिक दल ही नहीं चाहते हैं इसको होना, क्योंकि राजनीतिक दल को जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है वो सिद्ध हो रहा है। उन्होंने इसी के आधार पर पार्टियां बनाई हैं, इसी के आधार पर अपने पारिवारिक तरीके से उन्होंने राजनीति को अपने तरीके से मैनेज कर रखा है। भाई परिसीमन का केवल फायदा सिर्फ जनता को होता है, क्योंकि उसके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती है तो उनका कनेक्शन उनसे ज़्यादा होता है, जनता के मुद्दे संसद में ज़्यादा उठाए जाते हैं। इसका केवल और केवल राजनीतिक नुकसान राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक दलों को हो रहा है कि जो पार्टी को एक प्राइवेट संस्था के तौर पर चला रहे हैं, उनको नुकसान होगा, क्योंकि नए लोग आएंगे तो नए लोगों के सामने उनका मुकाबला करना, उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से करना, नए युवा आएंगे। अब जैसे अभी VIP के जो प्रवक्ता हैं उनको उससे मेरा एक सवाल होगा कि आप पार्टी के तौर पर मत मुद्दा उठाइए, आप महिला के तौर पे मुद्दा उठाइए, क्योंकि पार्टी हो या ना हो, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आज के डेट में परिसीमन न लागू होने का देश को सबसे ज्यादा नुकसान है महिलाओं को। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस देश की महिलाएं किसका इंतजार कर रही हैं? वो किसी राजनीतिक दल की बधुआ कार्यकर्ता हैं क्या वो, कि उनके इंतजार में बैठी हूं? हर महिला को इस बात पर आवाज उठानी चाहिए, और मैं कह रहा हूं आज नहीं
2023 में आवाज उठानी चाहिए थी कि जब महिला आरक्षण बिल पास किया गया था तो इसके साथ परिसीमन की शर्त क्यों लगाई गई थी। 24 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण बिल के साथ अगर कराया जाता तो आज महिलाओं की संख्या हमारे संसद में लगभग 180 के आसपास होती। अब परिसीमन के अगर आधार पर अगर चुनाव कराया जाता है तो आप ये देखिए कि 450 महिला सांसद चुन करके आएंगी, तो 450 महिला सांसद जो चुनकर आएंगी उनके मुंह पर टेप लगा हुआ है और वो राजनीति में आना चाहती हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, तो इससे बड़ा अधिकार महिलाओं को क्या मिलने वाला है कि राजनीति में उनको आरक्षण मिला हुआ है और परिसीमन के बिना लागू नहीं होगा, और परिसीमन पर वो बोल नहीं रही हैं। भाई देश राजनीतिक दलों से नहीं चलता है, देश यहाँ के लोगों के, यहाँ के नागरिकों से चलता है। और अगर इस देश के नागरिकों को फायदा है, मैं कह रहा हूं कि अगर संविधान में परिसीमन की व्यवस्था करी गई थी तो उस पर रोक लगाने की मजबूरी क्या आ गई थी। और आज 50 साल से हम उस पर रोक लगा करके बैठे हैं और उस पर हम बात भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो चीज 50 साल में नहीं हुई है उसको हम 3-4 महीने में ऐसे कैसे करने वाले हैं? ये ऐसा थोड़ी है कि जादू की छड़ी हमने घुमाई और वो बात हो गई। भाई जब संसद में नोटबंदी, प्रधानमंत्री जी आकर के कह सकते हैं कि अभी से समाप्त, जी बिल्कुल या और भी मुद्दों पर कहते हैं अभी से समाप्त, तो महिला आरक्षण बिल को तो ऐसे लागू करना चाहिए था ना कि आज से ही देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो गया, 33% महिलाओं को उनको अधिकार मिल गया। उसके साथ परिसीमन की शर्त लगाना, ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों कहते हैं राजनीतिक साजिश, और उस पर महिला चुप है, ये सबसे गंभीर विषय है। बिल्कुल रुद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां नहीं है और ये दावा किया जा रहा है, ये तो वाकई में सवाल उठाता है। रुद्र जी, प्रिया जी, सुधीर जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल परिसीमन को लेकर चर्चाएं हो रही है और ये भी सामने आ रहा है कि इससे किस तरह से जनता को फायदा मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन ना विपक्ष से मुखर होकर उठा रहा है और ना सत्ता दल की तरफ से, सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से इस पर कुछ फैसला सुनाया जा रहा है, ना कुछ तैयारी की गई है। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा, परिसीमन अब नहीं तो कब, यह सवाल अब भी बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।